नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में आपको दिया है कि 14 माइक्रोकूलम का इनमें से एक चार्ज है, इज प्लेस्ड एट -12,0,0 एंड 12,0,0 इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E इज इक्वल टू B/r²। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेयर B इज इक्वल टू दिस मच 1.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर एंड R इज इन मीटर। R यहां पे डिस्टेंस है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कन्फिगरेशन इज इक्वल टू। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि दो चार्ज रखे हुए हैं तो उनका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये हमने आपको वन शॉट में बताया भी था। U इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास इंडिविजुअल मैराथन में नहीं, उससे पहले जो CBSE का कराया था हमने, उसमें हमने बताया था यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स रखे हैं तो उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस आपके पास U12, यानी कि जो KQ1Q2/R2 R12 होती है वो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी खुद की आपस में दोनों चार्जेस की, और उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल उसकी वजह से जो इनका इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी है वो जो है सबका समेशन आप कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म कैसे आप निकालेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि E जो है B/r² है। ये ऐसा लग रहा है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये कोई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से लग रहा है। बोलो KQ/r² होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, तो ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही लग रहा है। तो यहां पे मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा ओरिजिन है, एक चार्ज रखा हुआ है -12,0,0 पर और दूसरा चार्ज रखा हुआ है +12,0,0 पर। इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² जैसी फॉर्म में है 1/r², B/r² वाली फॉर्म में है। 14 जो है वो रखा है -12 पर प्लस 14 माइक्रोकूलम, और 12 पे रखा हुआ है हमारा कौन सा दूसरा चार्ज पार्टिकल कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे आई थिंक मिस कर दिया है क्वेश्चन नंबर 42 एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। चार्ज यहाँ पे मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 42 में 14 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे आएगा एंड -4 माइक्रोकूलम। तो निगेटिव चार्ज है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, तभी मेरे को दिक्कत आई थी इसको पढ़ने में। तो प्लस यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है कितना, B/r² के बराबर। तो मैं सबसे पहले पोटेंशियल निकालूंगा। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है, एक्सक्यूज मी, dV इज इक्वल टू -E.dr। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। इनफाइनाइट पर यदि बात करें तो हमारे पास पोटेंशियल जो है 0 के बराबर है, और किसी r डिस्टेंस पे बात करें पोटेंशियल जो है v के बराबर है, लेट्स से। तो इसको इंटीग्रेट करिए -B/r² dr। वैसे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² है तो पोटेंशियल होता है KQ/r। तो ये इसको B माना गया है, तो ये B/r² है, तो आंसर भी पोटेंशियल का B/r आएगा। लेकिन आप बाय द बुक यदि जाएं, बाय द रूल्स यदि जाएं, तो आप ऐसे करेंगे, इनफाइनाइट से r आ जाएगा आपके पास ये v -0। सो 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो b इंटू 1/r हमें यहाँ पे मिलेगा। इनफाइनाइट से r इसकी लिमिट आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा b, और 1/r माइनस 1/∞। सो यू विल गेट B/r। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने ऐसे बाय द रूल आपको निकाल के दिखाया। B/r पोटेंशियल मिल जाता है। तो r यहाँ पे डिस्टेंस है बेटा, r यहाँ पे डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल लिखने जा रहा हूँ। चार्ज है हमारे पास +14 माइक्रोकूलम, 14 इंटू 10⁻⁶ इंटू पोटेंशियल है हमारे पास B/r के बराबर, B/12। b की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय r कितना है 12 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2, प्लस दूसरे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से -4 इंटू 10⁻�6। देखिए, जब एनर्जी लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो चार्ज को साइन के साथ रखना होता है, नहीं तो फंस जाएंगे। इंटू B/r,
1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 टू द पावर -2। समझ गए? प्लस इन दोनों चार्जेस की आपस में जो पोटेंशियल एनर्जी है तो लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 14 इंटू -4 इंटू 10 टू द पावर -12। इसका माइक्रो, इसको कुलम में बनाया है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास है 24 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये जो भारी भरकम कैलकुलेशन आपको दिख रही है ये आपको सॉल्व करनी है। ध्यान रखिए अभी तक जितने भी सवाल हमने किए हैं उनमें से एक भी सवाल में कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, तो आई होप इसमें भी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें भी नहीं होनी चाहिए कोई प्रॉब्लम। तो 10 टू द पावर -6 से 6 चला गया, -6 से -6 चला गया, ये -2 को ऊपर ले जाइए तो बन जाएगा ये 100 बन जाएगा, ये भी 100 बन जाएगा यहाँ पे, उप्स, और यहाँ पे भी ये 100 बन जाएगा। तो भाई ये 100 बन गया तो एक 0 से डेसिमल चला गया, 12 से 12 चला गया, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 140 प्लस में, यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर। यहाँ पे 100 क्योंकि आ चुका है यहाँ पे, तो एक 0 से हट जाएगा डेसिमल, 12 से 12 चला जाएगा, 4 इंटू 0 -40 यहाँ पे आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस में आंसर। अब इसका क्या करें, 4 से माइनस तो है ही आंसर, सो 9 और 2 11, सो 10 टू द पावर -1 यहाँ पे बचने वाला है, 10 टू द पावर -1 बचेगा यहाँ पे, 10 टू द पावर -1। 4 से उड़ा दिया 6 बार, 3 से गया 2 बार, और 3 से गया 3 बार, 2 से गया 7 बार, तो 7 और 3 21, और यहाँ पे है आपके पास 10 टू द पावर -1, सो -2.1 आपको यहाँ पे मिलने वाला है, -2.1 यहाँ पे आपको मिलने वाला है, सो दिस विल बी 100 -2.1 आपको मिलेगा, सो 97.9 जो है प्लस में आपको मिलने वाला है पोटेंशियल एनर्जी जूल में। 97.9 इसमें जोड़ेंगे 98 100 से, तो 97.9 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। ऐसे सवाल जनरली लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये जो सवाल है लोग स्किप कर देते हैं कि ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि यार इसका पोटेंशियल निकालो, फिर यहाँ पे एक माइनस साइन यहाँ पे आता है, फिर इंटीग्रेशन के बाद माइनस आया, फिर यहाँ पे लिमिट लगाई तो फिर यहाँ पे माइनस प्लस का लफड़ा पड़ा, तो बहुत सारे लोग जो है इसको सवाल को गलत कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन देख लीजिए, है ना, आपको सवाल प्रैक्टिस करने चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, मुश्किल हो या आसान हो, पूरे में से पूरे लाने हैं तो सारे सवाल करने पड़ेंगे। तो बच्चों एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो एस अनअकैडमी चैंपियंस लीग है वो जेई के लिए स्टार्ट हो रही है फिर से, और यहाँ पे आपको चांस मिलेगा टू मीट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका आपको मिलने वाला है। अब करना क्या होगा मौका पाने के लिए आपको, कि एक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होगा, दिसंबर 18, दिसंबर 19, 26 1 PM ऑनवर्ड्स, और ये जो टेस्ट है ये फ्री है, आपको बस वेबसाइट पे जाके एनरोल करना है और ये टेस्ट देना है। दूसरा हमारे पास ये है कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जो ये पहला स्लाइड था जिसमें सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका था, उसमें प्राइजेस भी हैं जो 1 से लेके 10 तक जो रैंक होने वाली हैं उनको 20,000 का प्राइज जो है मिलने वाला है, और 100% तक स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी, और 11 से 30 के लिए 10,000 का कैश प्राइज, और 31 से 50 के लिए 6,000 का कैश प्राइज आपको मिलने वाला है, और साथ में स्कॉलरशिप भी यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर आप देख चुके हैं कि जो रैंक फर्स्ट है उसके लिए 1 लाख का प्राइज है, और यहाँ पे ये ग्रुप स्टेज के लिए था, है ना, ये ग्रुप स्टेज के लिए था, ये फाइनल्स के लिए है, ये सारे जो हैं प्राइजेस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको करना है, डेट्स कौन कौन सी हैं, 18, 19, 26 और 1 बजे जो है दोपहर में आपको ये टेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि IIT-JEE के लिए मेगा कॉम्बैट होने वाला है 19 दिसंबर को, ज्यादा दूर नहीं है, 11 AM को ये होने वाला है, क्लास 11th, 12th और 13 के लिए 60 मिनट का पेपर होगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 21 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग जो है 3 मिनट से थोड़ा सा कम जो है टाइम आपको मिलेगा, जो सफिशिएंट है सवालों को करने के लिए, और 500 जो लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको जो है प्राइज मिल सकते हैं, मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग का एक फोन, और JBL के हेडफोन्स, और Amazon के वाउचर्स। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि क्लास 11th का जो है बूट कैंप जो है लग रहा है, और जो बच्चे IIT-JEE 2023 को जो है टारगेट कर रहे हैं उनके लिए होने वाला है, और 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, और उनमें होगा क्या कि क्लास 11th का जो है वो रिवीजन आपको करवाया जाएगा,
और एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे समझाई जाने वाली है और मोटिवेशनल सेशन जो है वो यहाँ पर होंगे। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि ये जो डे 1 पे जो क्लासेस आपको होने वाली हैं वो यहाँ पे शेड्यूल आपको दिखाया हुआ है कि 9 से 11, 9 से 10, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए ये जो है सारी क्लासेस और आपके जो टॉप टीचर्स हैं वो यहाँ पे जो है मेंशन है। उसके बाद कुछ बैचेस की अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। स्ट्राइकर बैच है जो जेई मेन 2020 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए यहाँ पे रैपिड रिवीजन 2.0 जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एक्सीलेंस बैच फॉर क्लास 11th फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2023। जो बच्चे एग्जाम देंगे, अपना अटेम्प्ट देंगे 2023 में, उनके लिए ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो है सारे जो टॉप टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं और बैच स्टार्ट होगा 15 दिसंबर को। तो आप जो है अपने मोबाइल में रिमाइंडर भर लीजिए, 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप और आपका या कोई जानने वाला जो है वो 2023 में जेई फोड़ना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है बैच के साथ, ठीक है। सवाल नंबर 43 की तरफ चलते हैं। 300 ओम का रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है 25/π माइक्रोफेरेड का, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस सोर्स, द करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू। तो करंट यदि हमें निकालना है, करंट होता है हमारे पास Vrms डिवाइडेड बाय Z डिवाइडेड बाय Z डिवाइडेड बाय Z। Z कैसे निकालें? Z कैसे निकालें? Z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं R स्क्वायर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर 300 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर यानी 1/ωc का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू है 100π और C की वैल्यू है 25/π का स्क्वायर। तो पाई से पाई यहाँ पे चला जाता है और ये माइक्रोफेरेड में है तो 10⁶ यहाँ पे आपको लगाना होगा। तो 1 2 0 से यहाँ पे 10⁴ बचती है और यहाँ पे बचता है आपको 400 के बराबर आपको ये मिल जाता है। 400 का स्क्वायर 300 का स्क्वायर आपको मिलेगा 500 के बराबर। तो Z इज इक्वल टू 500 ओम हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो Z की वैल्यू 500 मिल गई। Vrms की वैल्यू कितनी है आपके पास? Vrms इज 200 डिवाइड बाय Z की वैल्यू है 500 0000 तो 0.4 एम्पियर आपको करंट RMS वैल्यू मिल जाती है। तो 0.4 एम्पियर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का बी आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 44 में। कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट। एडी करंट का इफेक्ट कम करने के लिए इसका लेमिनेशन किया जाता है। लेमिनेशन आपको समझाया था मैराथन में, जरूर देखिए उस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि बात करें, असर्शन अ नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात गलत है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, वो इसके ऑपोजिट चलता है, वो इसके ऑपोजिट चलता है यदि इसको फ्री छोड़ दिया जाए तो ये फॉल्स हो गया। ऑन अ नेगेटिव चार्ज अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ये भी फॉल्स हो गया। वैसे समझ गए कि पहला स्टेटमेंट यदि फॉल्स हो गया है तो हमारा डी ही आंसर आना चाहिए। तो 45 का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, 45 का डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो पोल ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक बात है, हम दोनों पोल जो है नॉर्थ और साउथ को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। द मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ट्रू है भाई दोनों। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों ही ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें कि व्हेन रेडियस ऑफ करंट कैरिंग लूप इज डबल्ड, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका 4 टाइम्स हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, तो आ जाएगा आपके पास n इनटू आई इनटू पाई आर स्क्वायर। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यदि इसको डबल करेंगे तो 4 गुना मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप। बिल्कुल सही बात है कि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, ये दोनों सही हैं और ये इसको एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 48 की यदि बात करें, हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। अमीटर जो है, अमीटर क्या होता है हमारे पास? अमीटर है हमारे पास गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस, एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे क्या हो कि गैल्वेनोमीटर में तो करंट उतना ही जाए, लेकिन जो हमारा करंट है I, वो I माइनस आई जी
जो मैक्सिमम करंट है यहाँ से निकल जाए और इसमें अभी भी उतना ही करंट जाए। तो रेंज जो है I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि इसमें करंट IG है, इसमें करंट I माइनस IG है, दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो I1 R1 I2 R2 के बराबर होना चाहिए। सो IG इंटू G मस्ट बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो यहाँ से आपको देखिए IG को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत छोटा है, इसको आप ऑलमोस्ट इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलता है I इज इक्वल टू IG इंटू G डिवाइडेड बाई S। तो इस S की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो ये रेंज जो है बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब शंट रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा रेंज होगा अमीटर का। तो ठीक बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द अमीटर एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज टू इट। गलत है। एडिशनल शंट यदि हम रेजिस्टेंस में यहाँ पे ऐड कर देंगे शंट रेजिस्टेंस सीरीज में तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, रेंज जो है और कम हो जाएगी। तो डिक्रीज द रेंज, टू डिक्रीज द रेंज हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन रेंज को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, 48 का सी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किया जा सकता है। दोनों में अंतर क्या होता है कि प्राइमरी में वाइंडिंग और सेकेंडरी में वाइंडिंग का अंतर होता है। तो आप इसको फ्लिप कर दीजिए, आप इसको ट्रांसफार्मर को फ्लिप कर दीजिए कि जहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग है स्टेप अप की, उसको स्टेप डाउन की प्राइमरी बना लीजिए। यानी कि वाइंडिंग्स जो है प्राइमरी सेकेंडरी उनको फ्लिप कर देंगे तो हमारा स्टेप अप से स्टेप डाउन बन जाएगा, क्योंकि जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है वो दोनों तरीके से काम करता है। आप चाहे प्राइमरी में करंट बदलिए, सेकेंडरी में इंड्यूस होता है ईएमएफ, चाहे आप सेकेंडरी में करंट बदल दीजिए, आप प्राइमरी में भी उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। तो ये गलत है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। तो ऑलरेडी हमारा आंसर डी जो है मिल जाता है, बिकॉज ये दोनों ही गलत होने वाले हैं। एक बार पढ़ भी लीजिए इसको। ट्रांसफार्मर वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन, गलत है, दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन दोनों तरीके से पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, इक्विपोटेंशियल्स एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो। ये सवाल कराया हुआ है, एग्जैक्टली सेम सवाल करवाया हुआ है। आपके पास जो है चार्जेस हैं जिनका समीशन नॉन जीरो है, और उनके बहुत दूर यदि किसी पॉइंट पर बात करें इक्विपोटेंशियल्स की, तो ये वाले जो चार्जेस हैं बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए ये काम करने वाले पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। ये कैसा भी शेप हो इसका, लेकिन यदि बहुत दूर यदि चले जाते हैं तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, और पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो आंसर हमारा होगा स्फेरिकल फॉर्म में हमें मिलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 4 charges -q, q and q are placed at the corner of a square of side length 2L as shown in the figure. The electric potential at point A midway between the two charges is, तो टोटल पोटेंशियल हमें निकालना है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें चिंता कुछ करनी ही नहीं है, बस हमें इन चार्जेस से डिस्टेंस पता होनी चाहिए इस पॉइंट की, हमारा काम हो जाएगा। तो भैया ये डिस्टेंस जो है इस चार्ज से किसके बराबर है, L के बराबर है। इस चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस किसके बराबर है, L के बराबर है। ये L है, ये 2L है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा √5L के बराबर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा √5L के बराबर। समझ गए ना, पाइथागोरस से निकाला है। ये L है, ये 2L है, तो 2L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का √5L आपको मिलेगा। तो भाई यहाँ से पोटेंशियल लिख सकते हैं KQ डिवाइडेड बाय L प्लस KQ डिवाइडेड बाय L प्लस K माइनस Q डिवाइडेड बाय √5L प्लस K माइनस Q डिवाइडेड बाय √5L। तो बस यहाँ से आप 2KQ बाय L को कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा 1 माइनस 1 बाय √5 के बराबर। इसको लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको मिलेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय L और 1 माइनस 1 बाय √5 है। सो 1 माइनस 1 बाय √5 और K इंटू 2Q बाय L, K इंटू Q बाय 2L, ये गलत है, और ये तो सेम ही हो गए, ये तो सेम ही हो गए। आई थिंक कुछ प्रिंटिंग में यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, छापने में। एक बार मैं असली पेपर में आंसर देख लेता हूँ, ऑप्शंस देख लेता हूँ। तो यहाँ पे बेटा प्लस है, यहाँ पे बेटा प्लस है, यहाँ गलती कर दी है लिखने में, तो ए ऑप्शन इसका सही हमारा हो जाता है, वही हमारा आंसर आ भी रहा है। देख सकते हैं आप क्लियरली कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट या 2KQ बाय L इंटू 1 माइनस 1 बाय √5 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बी गलत है। आगे चलते हैं, केस स्टडी यहाँ पे दी हुई है।
हमें इससे रिलेटेड सवालों का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54 एंड 55। एक एन एक्सपेरिमेंट वाज सेट अप विद अ सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर। R1 की वैल्यू 10 के बराबर है, R1 की वैल्यू 10 के बराबर है, 10 ओम के बराबर है। R2 और R3 5 ओम के बराबर है, R2 इज इक्वल टू 5 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, R इज इक्वल टू 0 ओम, R की वैल्यू है 0 के बराबर, कैपिटल E की वैल्यू है 5 वोल्ट के बराबर। तो बेसिकली एक बैटरी है, आइडियल बैटरी, और एक रेजिस्टेंस यहां है और दो रेजिस्टेंस यहां है। पूछा जा रहा है द पॉइंट्स विद द सेम पोटेंशियल्स आर, कौन कौन से पॉइंट्स का पोटेंशियल एक समान है। तो जब भी आपके पास कोई सर्किट हो और सर्किट में कोई भी पॉइंट ग्राउंडेड ना हो, तो आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट को ग्राउंडेड माना जा सकता है यदि नहीं दिया है तो भाई मैं यहां पे मान लेता हूं कि इसका पोटेंशियल 0 के बराबर है। तो ये रेजिस्टेंस 0 ओम का है, मतलब प्लेन वायर है, तो प्लेन वायर में हर जगह पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पोटेंशियल आ जाता है 5 वोल्ट के बराबर, यहाँ का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट के बराबर होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट के बराबर होगा। यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 होगा, प्लेन वायर है इसलिए यहाँ का पोटेंशियल भी 0 के बराबर होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 के बराबर होगा। यहाँ का 5 वोल्ट है, यहाँ का भी 5 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल होने वाला है। तो भैया यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं ऑप्शन से। बी, सी और डी, क्या इनका सेम पोटेंशियल है? बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और डी कहाँ है भाई? डी यहाँ पे है। ना 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 ना, बराबर नहीं है, नहीं है इसका आंसर। एफ एच जे, एफ एच जे, एफ हमारा है यहाँ, एच हमारा है यहाँ, और हमारे पास है जी। एफ एच जी या जे? जे, ठीक है, एक ही बात है। एफ एच जे या जी सबके पोटेंशियल बराबर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। डी ई एफ की बात कर लेते हैं। डी ई एफ, डी हमारे पास है ये, ई हमारे पास ये, एफ हमारे पास है ये। नहीं, इसका 0 है, इनका नॉन 0 होने वाला है, इसका मतलब ये आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है। ए बी जे, ए बी जे जो है ए बी और जे यहाँ पे है, इनका 5-5 है, इनका 0 है, तो ये बराबर नहीं है। हमारा आंसर आ जाएगा आपके पास बी के बराबर। तो बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होना चाहिए बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 में दिया है द करंट थ्रू द ब्रांच बीजी, बीजी ब्रांच में करंट कितना होगा? ब्रांच है बीजी। तो ये देखिए बेटा, ये जो है रजिस्टर, इस रजिस्टर में जो करंट जाएगा वही पूरी ब्रांच में करंट होने वाला है। तो इस रजिस्टर में आप करंट निकाल सकते हैं, इस रजिस्टर में करंट निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 5 - 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.5 एम्पियर के बराबर। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर, 1/2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। तो 53 का आंसर आ जाएगा आपके पास सी। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल 54 की तरफ। 54 की तरफ, द पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टेंस R1, R1 जो रेजिस्टर है उसमें पावर कितना डिसिपेट होगा? तो मुझे करंट पता चल चुका है, तो मैं I² R से मैं पावर बता सकता हूँ। पावर इज इक्वल टू I² इंटू R। करंट है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10, सो 2 और 2 4, 4 कितना आ गया आपके पास 2.5 वॉट के बराबर। तो आंसर विल बी 2.5 वॉट, ऑप्शन नंबर बी। 54 का ऑप्शन नंबर बी। 55 की यदि बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, इसके अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इस पूरी ब्रांच में करंट कितना जा रहा है। इस पूरी ब्रांच की यदि बात करें, इस पूरी ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस है 10 ओम, और जो हमारे पास वोल्टेज है वो 5 वोल्ट के बराबर है। सो 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ओम टोटल जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो आपको मिल जाता है 1/2 एम्पियर के बराबर। तो इसमें भी 1/2 एम्पियर करंट जाएगा और इसमें भी 1/2 के बराबर करंट जाने वाला है। तो मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं। सो पोटेंशियल एट ई माइनस पोटेंशियल एट एफ, ये V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू I होता है। I की वैल्यू है 1/2 के बराबर। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनके बीच में VE माइनस VF कितना आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट के बराबर। तो आंसर विल बी इक्वल टू 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट हमारा आंसर आना चाहिए, आंसर नंबर सी। दूसरा तरीका एक और है इसको करने का, लास्ट वाले सवाल को, कि भाई यहां देख लीजिए 5 वोल्ट है इन दोनों के अक्रॉस और दोनों ही बराबर हैं, तो 2.5 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डिवाइड हो जाएगा। सो 2.5 आंसर हमारा आ जाता है।
काफ़ी आसान ये सवाल था। जिसने पढ़ा है अच्छे से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और इन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस को सीखा है, तो वो ये सवाल बहुत ही कम समय में कर सकता है। यही लास्ट सवाल था हमारा। इसके बाद करेंगे हमारा जो सेट 1 है उसका सॉल्यूशन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लीजिए